नमस्कार। जैसा कि पिछले अध्याय में मैंने आपको बताया था कि पांडवों का 12 वर्ष का वनवास खत्म हो गया था। अब शर्त के अनुसार उन्हें 13वां वर्ष अज्ञातवास में बिताना था। अज्ञातवास यानी उन्हें ऐसी वेशभूषा में रहना था, ऐसे रोल प्ले करने थे जिसमें उन्हें कोई पहचान ना सके। तो पांचों पांडवों ने अपना वेशभूषा बदली और राजा विराट के यहाँ आए और उनसे नौकरी की मांग करी। पर राजा विराट को नहीं लग रहा था कि वो उनको अपना नौकर बनाए, क्योंकि राजा विराट को लग रहा था कि किसी अच्छे घर के बच्चे हैं। परंतु पांडवों ने उनसे विनती की और विश्वास दिलाया कि हम आपके जो सेवा है पूरे मन से करेंगे, तो आप हमें अपनी सेवा में रख लीजिए। तो पांचों पांडवों को उनकी पसंद के कार्यों पर नियुक्त किया। क्यों? क्योंकि वो विराट के राजा के अनुसार जो है बहुत अच्छे घर के व्यक्ति लग रहे थे। तो युधिष्ठिर को कंक के नाम से राजा विराट ने के दरबारी बना दिया गया और वह रोज राजा के साथ बैठकर चौपड़ खेलता और अपना समय व्यतीत करता। भीम वल्लभ के नाम से रसोइयों का मुखिया बनकर रहने लगा। और जो अर्जुन था, स्त्री के वेश में बृहन्नला के नाम से रणवास की स्त्रियों, विशेषकर विराट की कन्या उत्तरा और उसकी सहेलियों व दास दासियों को गीत संगीत और नृत्य सिखाने लगा। जो बृहन्नला थी वो मृदंग भी बहुत अच्छा बजाती थी, यानी अर्जुन को मृदंग बहुत अच्छी बजानी आती थी, तो वो सबको मृदंग बजाना भी सिखाता था। नकुल ग्रंथिक के नाम से घोड़ों को साधने और उनकी बीमारियों का इलाज करने में लग गया, तो राजा उससे भी खुश हुआ। सहदेव तंतीपाल के रूप में गाय बैलों की देखभाल करता रहा। तो पंचाल नरेश की पुत्री द्रौपदी भी तो उनके साथ थी, क्योंकि अब तक उनकी शादी हो चुकी थी। द्रौपदी खुद एक राजा की बेटी थी, उसके सेवा में कई दास दासियां तत्पर रहती थी, लेकिन अपने पतियों की प्रतिज्ञा, अज्ञातवास की प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए रानी की आज्ञाकारिणी दासी बन गई। द्रौपदी जो है विराट की पत्नी सुदेशना की दासी बन गई और उसने अपना नाम सैरंध्री रखा। द्रौपदी ने अपना नाम सैरंध्री रखा, एक दासी के रूप में रहने लगी। रानी सुदेशना का भाई बड़ा कीचक जो था, बड़ा ही वीर योद्धा था और बलवान था, प्रतापी था। मत्स्य देश की सेना का वो सेनापति बन गया। अपने कुल के लोगों के साथ लेकर कीचक ने राजा नरेश की शक्ति और सत्ता में बहुत वृद्धि करवा दी थी। लोगों पर भी कीचक जो है पूरी धाक जमाता था। कई लोग तो यह भी कहने लगे थे कि मत्स्य देश का राजा विराट नहीं, कीचक है। यहाँ तक कि इस समय राजा विराट जो था ना, वो भी कीचक की हर बात मानता था। जब से पांडवों के 12 वर्ष का वनवास पूरा हुआ, तब से दुर्योधन ने अपने गुप्तचरों को पांडवों की खोज करने के लिए भेज रखा था। और उन्हीं दिनों में हस्तिनापुर में कीचक के मारे जाने का समाचार फैला, जिसे सुनते ही दुर्योधन का माथा ठनका कि कीचक का वध और तो कोई नहीं, भीम ही कर सकता है। उसने ऐसा अनुमान लगाया। उसने अपना विचार अपने राय दरबार में प्रकट किया। मेरा ख्याल है कि पांडव विराट नगर में ही कहीं छिपे हुए हैं, उसने बोला। तो मुझे ऐसा लगता है कि मत्स्य देश पर आक्रमण कर देना चाहिए। यदि पांडव वहाँ होंगे तो निश्चय ही वो विराट की ओर से हमसे लड़ने आएंगे। अगर हम अज्ञातवास का समय पूरे होने से पहले उनका पता लगा लें, तो शर्त के अनुसार उन्हें फिर से 12 वर्ष का वनवास पूरा करना होगा। अगर विराट के यहाँ पांडव ना भी हुए तो भी हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, हमें तो फायदा ही होगा। दुर्योधन की इस बात को सुनकर त्रिगर्त देश का राजा सुशर्मा उसी सभा में बैठा था, तो वो उठकर बोला, हे राजन, मत्स्य देश के राजा विराट मेरे शत्रु हैं। वैसे कीचक ने भी मुझे बहुत दुखी कर रखा था, तो इस अवसर का मैं लाभ उठाना चाहता हूँ और अपना पुराना बदला लेना चाहता हूँ। तो कर्ण ने सुशर्मा की बात का जो है हाँ में हाँ मिलाई, मतलब कर्ण ने सुशर्मा की बात में हाँ मिलाई। फिर सबने यह निश्चय किया कि विराट के राज्य पर दक्षिण की ओर से राजा सुशर्मा आक्रमण करेगा। जब विराट अपनी सेना के साथ उसका मुकाबला करने जाएगा, तब उसी समय उत्तर की ओर से दुर्योधन विराट नगर पर आक्रमण कर देगा। तो इस योजना के अनुसार राजा सुशर्मा ने मत्स्य देश पर दक्षिण की ओर से हमला कर दिया। मत्स्य देश के दक्षिणी भाग में त्रिगर्त नरेश सुशर्मा की सेना पूरी तरह से फैल गई। कंक के रूप में युधिष्ठिर ने विराट को आश्वासन दिया कि हे राजन, आप चिंता मत करें, मैं अस्त्र विद्या सीखा हुआ हूँ और आपके रसोइये वल्लभ, आपका अश्वपाल ग्रंथिक और तंतीपाल भी बड़े कुशल योद्धा हैं। हम सब जो है कवच पहनकर अस्त्र लेकर रथ पर बैठकर आपके साथ युद्ध लड़ने जाएंगे, बस आप हमें आज्ञा दीजिए।
यह सुनकर राजा विराट बहुत खुश हुए और उनकी आज्ञा के अनुसार चारों वीर रथ पर बैठकर तैयार होकर आकर खड़े हो गए। अर्जुन वहां उनके साथ नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि उसने स्त्री का रूप धारण किया हुआ था। राजा सुशर्मा और विराट की सेनाओं में भयानक युद्ध हुआ। राजा विराट को बंदी बना लिया गया। उनकी सारी सेना जो है घबराकर इधर उधर भागने लगी। यह देखकर युधिष्ठिर ने भीम से कहा, भीम, विराट को अभी छुड़ा कर लाना होगा और सुशर्मा का घमंड तोड़ना होगा। अगर तुम सिंह की तरह दहाड़ते हुए जाओगे, पहलवानी दिखाओगे, तो सब समझ जाएंगे कि तुम भीम हो। इसलिए एक सामान्य व्यक्ति की तरह रथ पर बैठकर धनुष बाण के सहारे तुम युद्ध लड़ो। युधिष्ठिर की आज्ञा मानकर भीम रथ पर से ही सुशर्मा की सेना पर बाण चलाने लगा और कुछ देर की लड़ाई के उपरांत ही भीम ने राजा विराट को छुड़ा लिया और सुशर्मा को कैद कर लिया। जब नगर में यह बात पहुंची तो नगर वालों ने खूब खुशियां मनाई और वो शहर की तरफ आए, शहर से बाहर आए ताकि राजा का अच्छे से स्वागत कर सकें। इधर जैसे ही ये नगर के लोग बाहर राजा का वेलकम करने मतलब स्वागत करने आए, उधर से उत्तर दिशा से दुर्योधन ने भी आक्रमण कर दिया और राजकुमार उत्तर तो बहुत ही डर गया। उसने वृहन्नला से कहा, तुम मुझे इस संकट से बचा लो तो मैं तुम्हारा बहुत भला मानूंगा, मैं तुम्हारा उपकारी रहूंगा। राजकुमार उत्तर को इस तरह से डरा और घबराया हुआ देखकर वृहन्नला ने उसे बोला कि तुम राजकुमार, तुम घबराओ नहीं, तुम केवल घोड़ों की लगाम संभालो। इतना कहकर अर्जुन ने उसे सारथी के स्थान पर बिठाया और घोड़ों की लगाम उसके हाथ में थमा दी। आचार्य द्रोण यह सब दूर से देख रहे थे। उनको ऐसे लगने लगा कि ये तो अर्जुन ही है। उन्होंने इशारे से यह बात भीष्म को भी बता दी। यह बात सुनकर कर्ण ने दुर्योधन से कहा, हमें इस बात से कोई मतलब नहीं है कि औरत के वेश में यह कौन है। यदि हम मान भी लें कि यह अर्जुन है, तब भी हमारा ही फायदा है। शर्त के अनुसार उन्हें 12 वर्ष का वनवास पूरा करना पड़ेगा। अर्जुन ने रथ को कौरव सेना के एक सामने एकदम लाकर खड़ा कर दिया और उसने गांडीव संभाल ली। गांडीव यानी धनुष को संभाल लिया और उस पर डोरी चढ़ाकर 3 बार जोर से टंकार की आवाज़ निकाली, टंकार करी। कौरव सेना इस टंकार की ध्वनि से सचेत भी नहीं हो पाई थी कि तभी अर्जुन ने खड़े होकर शंखनाद कर दिया, शंख बजा दिया, जिससे कौरव सेना थर थर कांपने लगी। उसमें हलचल शुरू हो गई कि पांडव आ गए उन पर आक्रमण करने के लिए। चलिए, आज का अध्याय हम यहीं समाप्त करते हैं क्योंकि ऑलरेडी बहुत लंबा हो गया है। बाकी की चर्चा हम कल करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट डालिए, शेयर कीजिए, अपने बच्चों को सुनाइए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। धन्यवाद।